हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को। ऑस्मो रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे होम्योस्टेसिस के चैप्टर का। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है होम्योस्टेसिस का। तो हम ये बुक रीडिंग से इसको देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है और ये हमारे ह्यूमंस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। तो सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन है, और सॉल्यूट है उनकी कंसंट्रेशन, मतलब वाटर और मिनरल्स की, इन दोनों की कंसंट्रेशन को मिला के इन दोनों का बैलेंस जो है क्रिएट करना, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो का मतलब है वाटर और रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना या फिर मेंटेन करना। तो हमारे ऑस्मो का मतलब है ऑस्मोसिस। तो वाटर और ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर को मेंटेन करना, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन मस्ट organism must need to appropriate amount of water and minerals in their body to perform vital functions। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट अंदर के मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। एक तो वाटर चाहिए, दूसरा मिनरल चाहिए। तो ये बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल ये अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी हमारी बॉडी को नीड है, जितनी ज़रूरत है, उतने वाटर और उतने मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए हमें काम आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ये बॉडी के अंदर चीज़ों को लाता भी है और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको बाहर भी भेजता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम दो ही चीज़ों की बातें करेंगे, एक है वाटर और एक है मिनरल्स या फिर सॉल्यूट्स। तो वाटर और सॉल्यूट, इन दोनों का बैलेंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स है। इस बॉक्स को समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी जो हम आगे पढ़ते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेट। तो अब ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं? ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये ऑस्मोसिस के बुनियाद पे इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी जो है ऑस्मोसिस नहीं करते, ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर परफॉर्म नहीं करते, उन्हें हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो जो कि अपने बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। अब आइए देखते हैं इनके बीच का कुछ डिफरेंस। तो सबसे पहले ऑस्मो कन्फर्मर को देखते हैं। organisms that have internal body solutes composition equal to isotonic to the external environment। मतलब हमारी इन ऑस्मो कन्फर्मर की जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, इनके जो बॉडी के अंदर जो भी सॉल्यूट्स हैं वो सॉल्यूट ऐसे होंगे कि वो आइसोटोनिक होंगे। आइसोटोनिक का मतलब है सेम होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जैसे। मतलब अगर वो किसी भी बाहर के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो अब यहाँ पर इनकी बॉडी के जो अंदर के सॉल्यूट हैं वो वही सेम सॉल्यूट होंगे जो कि इनकी बॉडी के बाहर हैं। तो इस प्रोसेस को हम, इस कंडीशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। जब भी दो सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन सेम हो या फिर उनके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेम हो, तो इन दोनों सॉल्यूट्स को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब ये दोनों आइसोटोनिक हैं। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो इन्वायरमेंट है और इसके बाहर का इन्वायरमेंट, ये दोनों आपस में इक्वल हो कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो क्या होगा, हम इन दोनों को हम जो है वो आइसोटोनिक कहेंगे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट अगर आइसोटोनिक है तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, ऑस्मोसिस नहीं होगा, पानी ना ही बाहर जाएगा ना ही अंदर जाएगा। या फिर अगर पानी की मूवमेंट होगी तो भी जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी फिर से अंदर आ जाएगा। तो एक्चुअली कंसंट्रेशन के अंदर फिर से कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से इनको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने अंदर के बॉडी के जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंपोजिशन इन्वायरमेंट के इक्वल रखते हैं। मतलब अगर इन्वायरमेंट में जितने साल्ट्स हैं ये बॉडी के अंदर भी उतने ही साल्ट्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो जाती है। याद रहे, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हमेशा कभी भी नहीं होगी।
क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी सॉल्यूट्स हैं वो सारे सॉल्यूट इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। सिर्फ इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट्स वगैरह हैं वो हम बॉडी के अंदर मेंटेन करके आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके अंदर सिर्फ जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वही मेंटेन की जाती हैं बॉडी के अंदर, बाकी बॉडी की चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं होती। तो इस तरह से इनको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। आगे आते हैं, ये जो है मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैरीन का मतलब है ये जो है समंदर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ज़्यादातर। बाकी जो हमारे पास फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंट्स के हैं वो कभी भी ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं होते। और वो क्यों नहीं होते? क्योंकि जो फ्रेश वाटर के हैं और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी अपना अंदर की कंसंट्रेशन को जो है बाहर के मुताबिक सेम नहीं कर सकते, आइसोटोनिक नहीं कर सकते। सपोज़ अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं होता, तो अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो अपनी बॉडी को कम्प्लीटली सॉल्यूट से फ्री नहीं कर सकता। वो फ्रेश वाटर की तरह अपनी बॉडी को नहीं कर सकता, ताकि क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी सॉल्यूट नहीं होगा तो सिर्फ वाटर की बॉडी नहीं बन सकती और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकते। तो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले कभी भी अपने आप को फ्रेश वाटर से जो आइसोटोनिक कभी भी नहीं बना सकते। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या है, वहाँ पर हीट है, मॉइस्चर है, तो उस तरह से वो भी हीट को उतनी ही हीट और उतना ही मॉइस्चर अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह से वो भी जो है ऑस्मो कन्फर्मर नहीं बन सकते, मतलब वो अपनी बॉडी के अंदर की कंसंट्रेशन बाहर के मुताबिक आइसोटोनिक नहीं बना सकते। तो एक्चुअली मैरीन के ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। क्योंकि मैरीन के अंदर क्या होता है, जो पानी होता है उसके अंदर साल्ट्स होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी उतने ही साल्ट्स अपनी बॉडी के अंदर जमा कर लेता है, और इस तरह से ये दोनों बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन दोनों सेम हो जाती हैं और ये आइसोटोनिक हो जाती है एनवायरनमेंट के साथ, और इन्हें हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कह लेते हैं। आगे आते हैं, कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। सैलिनिटी जो है वो लेवल ऑफ साल्ट को कहते हैं। जितना ज़्यादा साल्ट होगा उतनी ज़्यादा हम सैलिनिटी रेंज कहते हैं। तो ये जो है ऑस्मो कन्फर्मर ये बड़ी बड़ी जो है वो साल्ट की रेंजेस में रह सकते हैं। बड़े ज़्यादा साल्ट जहाँ पर मौजूद है वहीं पर भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके ये क्या करते हैं, साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये फिर से आइसोटोनिक हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और ये बड़ी रेंज में रह सकते हैं, बड़े ज़्यादा सॉल्यूट्स के अंदर भी ये रह सकते हैं। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर। ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट डिस्पाइट द चेंजेस ऑफ देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये अपने अंदर की जो इन्वायरमेंट है, इनका बॉडी का अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रखते हैं। बाहर का इन्वायरमेंट कोई भी हो वो अपने अंदर का इन्वायरमेंट चेंज नहीं होने देते। जैसे कि हमारी बॉडी की ही एग्जांपल ले लें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर वही सेम ही रहेगा, 37 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की थर्मो रेगुलेशन की बात नहीं करते, हम तो यहाँ पर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जितना वाटर है, हम वाटर की बात करेंगे, बाहर इन्वायरमेंट में जितना वाटर है वो बहुत ही कम है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारी बॉडी क्या कर रही है, अपने वाटर को क्या कर रही है, यहाँ पर जमा कर रही है और बाहर एवापोरेट ज़्यादा वाटर नहीं होने दे रही। तो इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेटर हो जाता है। हम जो है ऑस्मो रेगुलेटर हैं, क्योंकि हम अपने अंदर के वाटर को जो है वो इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करते। बाहर के एनवायरनमेंट की तरह हमारे जो कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं है। बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर कम है, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा है। तो इस तरह से ये दोनों जो है ये कंसंट्रेशन सेम नहीं है। इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपनी अंदर की जो कंसंट्रेशन हैं, वाटर कंसंट्रेशन, उन्हें बाहर के मुताबिक चेंज नहीं करते, वो जो है अपनी अंदर की कांस्टेंट कंडीशंस को रखते हैं, उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। और ये जो है मैरीन भी हो सकते हैं। मैरीन भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, और फ्रेश वाटर भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। टेरेस्ट्रियल जैसे कि हम हैं और बाकी सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर के बॉडी के वाटर को मेंटेन करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है चेंज नहीं करते, अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं।
उसके बाद आगे आते हैं, ये जो है नैरो रेंज की सैलिनिटीज़ में रह सकते हैं, मतलब ये कम साल्ट की कंडीशंस के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा साल्ट होगा तो इनकी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा साल्ट हो गया तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी इसके अंदर। तो ये नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ के अंदर रहते हैं। आगे आते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मसले आते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वाइल दे रिटेन साल्ट्स इन देयर बॉडी, दे हैव हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। तो देखें हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात हो रही है। तो आपको अगर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक नहीं समझ में आ रहा तो आप एक कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर अगर जो डिज़ोल्व चीज़ है वो ज़्यादा है, तो जो इस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिस भी सॉल्यूट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उन्हें हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंसान की और ऑर्गेनिज़म और उसके एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो क्या है, हमारे फ्रेश वाटर के जो भी एनिमल्स हैं उनका अंदर का एनवायरनमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होगा वो हाइपोटोनिक होगा और अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा। तो सपोज़ ये हमारे पास ऑर्गेनिज़म है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर है, ये बाहर जो है इसके बाहर पानी मौजूद है जो कि फ्रेश पानी है। तो जो फ्रेश वाटर है वो फ्रेश होता है तो उसके अंदर साल्ट्स कम होते हैं, सॉल्यूट कम होते हैं। अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। तो अंदर अगर सॉल्यूट ज़्यादा हैं तो अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो वाटर हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है, मतलब बॉडी से बाहर से यहाँ से अंदर आ जाएगा वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है बाहर क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो इसीलिए बाहर से पानी जो है वाटर की मूवमेंट हो जाएगी उस ऑर्गेनिज़म के अंदर। तो यहाँ पर यही बात हमें बताई जा रही है कि जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं उनका बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट नहीं है तो अंदर के एनवायरनमेंट में सॉल्यूट्स तो होंगे, साल्ट्स तो होंगे। तो वो जो है वो साल्ट भी रखते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर साल्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो साल्ट भी बॉडी के अंदर वो रखते हैं। तो इसीलिए बॉडी के अंदर क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस होने लगता है। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब है पानी का जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर आ जाना, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाना। तो पानी जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू, और उसके बाद क्या होता है, थ्रू देयर ऑर्गन्स लाइक स्किन एंड गिल्स। तो ये पानी कहाँ से आता है, ये अगर मछली है तो उसके गिल्स से या फिर स्किन से भी ये पानी इंटर हो सकता है। और यहाँ पर इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है, तो इसी वजह से अंदर जो है ऑस्मोसिस मेंटेन नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि उनके अंदर ज़्यादातर अंदर पानी आ जाता है, और अंदर जैसे ही पानी आता है तो ऑर्गेनिज्म का अंदर का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए इनके पास कुछ एडाप्टेशन है, ये कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके लिए इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैरीन एनिमल्स। अब इनको ये जो एडाप्टेशन है ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हो रही हैं। अभी हम पढ़ते हैं मैरीन के पास जो है क्या है। तो मैरीन एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब मैरीन की बात करें तो मैरीन के पास बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है। अगर आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक जो है वो सही से समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारे चैनल पे कुछ और वीडियोज़ हैं जो कि इसी चैप्टर की हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोज़ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाई हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की। अब देखें यहाँ पर हम एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म है ये मेरीन ऑर्गेनिज़म है, मतलब ये समंदर के अंदर रहने वाला ऑर्गेनिज़म है। तो अब यहाँ पर इसके आसपास क्या है, पानी है। अब इस पानी के अंदर, आसपास वाले पानी के अंदर क्या है, सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, मतलब साल्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो साल्ट्स ज़्यादा हैं क्योंकि ये समंदर का पानी है तो इसके अंदर साल्ट ज़्यादा होंगे।
अब बॉडी के अंदर के साल्ट कम है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, साल्ट्स जो है वो कम है, बाहर के साल्ट्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से बाहर का जो बाहर हम एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास हाइपरटोनिक है और अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है, तो मतलब इस कंडीशन में पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो इन्हें पानी का लूज़ करने का खतरा होता है। तो मेरीन एनिमल्स को क्या है, पानी लूज़ करने का खतरा है। क्यों? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो इन्हें डिहाइड्रेशन का खतरा है। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का लूज़ होना बॉडी से। Therefore, they need to intake or drink water, but in this case, another problem develops, which is about retaining salts that enter with water. तो इन्हें जो है वो पानी पीने की ज़रूरत है। पानी अगर ज़्यादा पिएंगे और तो भी इन्हें एक प्रॉब्लम आती है कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट हैं। तो जैसे ही ज़्यादा पानी पिएंगे तो इनके जो ज़्यादा साल्ट्स बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब उन ज़्यादा साल्ट्स को ये कैसे रेगुलेट करेंगे, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम इन्हें खड़ी हो जाती है। क्योंकि समंदर का पानी ज़्यादा खारा है, तो जैसे ही ये पानी पिएंगे तो बाहर के साल्ट जो है ये इनकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब बॉडी के अंदर साल्ट जो आ गए हैं, ये एक्स्ट्रा साल्ट ये रेगुलेट कैसे करेंगे, ये बॉडी से बाहर ये कैसे निकालेंगे, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्रेश वाटर के एनिमल्स और मेरीन वाटर दोनों के एनिमल्स के लिए आ रही हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए इनके पास कुछ एडाप्टेशन हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जो कि वाटर और सॉल्यूट्स के दरमियान है। अब ये ऑस्मो रेगुलेटरी कंपोनेंट्स इनकी बॉडी के हैं जो कि ये मेंटेन करेंगे। आगे चलते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रिटेन वाटर इन देयर बॉडी वाइल बेयरिंग एक्सटर्नल हॉट एनवायरनमेंट। They perspire and do not dehydrate but and also lose essential salts which disturb their osmotic balance. तो अब टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन्हें भी एक ख़तरा है कि उन्हें वो जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट गर्म है, बाहर का इन्वायरमेंट गर्म है, तो इनका पानी भी लूज़ हो रहा है और इन्हें स्वेटिंग हो रही है। परस्पायर का मतलब होता है स्वेटिंग। तो यहाँ पर ये जो परस्पायर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है स्वेटिंग। और स्वेटिंग जो हमारे पास होती है, जो हमें पसीना आता है उसकी वजह से हमारा पानी लूज़ होता है और साल्ट्स भी कुछ असेंशियल लूज़ हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस नहीं क्रिएट करता, मतलब यहाँ पर इम्बैलेंस आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हर ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ जो है वो ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाता है इन एनवायरनमेंट्स में। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हमने वो प्रॉब्लम्स डिस्कस की जो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स को आती हैं अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, उन्हें कुछ एडाप्टेशंस की ज़रूरत होती है। तो अब देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स दो तरह के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर, जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, और ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते। तो ऊपर हमारे पास एक बॉक्स था जो कि ऑस्मो कन्फर्मर के बारे में था, उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में एक बात लिखी हुई है जो कि हमसे छूट गई थी, तो इसको पढ़ लेते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स तो आर एन अदर ग्रुप, ये एक और ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। दिस डज नॉट मीन दैट दे हैव सिमिलर सॉल्यूट्स इन देयर बॉडी एज प्रेजेंट आउटसाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी बॉडी के अंदर वही सॉल्यूट्स होंगे जो कि बाहर प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा यूरिया भी हो सकता है। इनकी बॉडी के अंदर यूरिया भी होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर बाहर के एनवायरनमेंट के सेम कंडीशंस होती है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर सारे जो है वो सेम सॉल्यूट्स नहीं होते। इनके अंदर कुछ यूरिया भी मौजूद होता है इनकी बॉडी के अंदर, जो कि बाहर एनवायरनमेंट में नहीं होता। और इनके पास एक और भी कंपाउंड होता है जिसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन, TMAO। तो ये ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है ये इनके ब्लड के अंदर मौजूद होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है इनके सर्वाइवल में, क्योंकि यूरिया जो इनके पास मौजूद है उसे इन्हें बॉडी से बाहर तो निकालना है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले जब प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तो क्या करेंगे, इस यूरिया से बचने के लिए इनके पास ये कंपाउंड मौजूद है, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड मौजूद है। ये क्या करता है, ये टिश्यूज़ के अगेंस्ट, टिश्यूज़ के आसपास जो है, ये मिसाल के तौर पे टिश्यू, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है और इनको बचाता है प्रोटीन को। इनके जो प्रोटीन्स हैं, सेल के प्रोटीन हैं, इनको
डीस्टेबलाइज मतलब टूटने से बचाता है, क्योंकि यूरिया जो होता है ये हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। अगर यूरिया इन टिश्यूज़ को लग गया तो ये टिश्यूज़ जो है ये डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्हें उनसे बचने के लिए इनके पास ये ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड मौजूद है। ये जो है यूरिया प्रोटीन्स को बचाता है, यूरिया के इफ़ेक्ट से, यूरिया के असरात से बचाता है। तो यहाँ पर ऑस्मो कन्फर्मर्स के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि शार्क जो है, शार्क क्या है, एक कार्टिलेजिनियस फिश है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में आती है। मोस्ट ऑफ द मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, मैरीन के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं मतलब वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है और वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब समंदर के पानी में रहते हैं, तो वो सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास इकाइनोडर्म्स है, हमने पढ़ा था, जो इकाइनोडर्मेटा का फाइलम था वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर स्टार फिश वगैरह आते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि म्यूज़ल्स, मैरीन क्रैब, लॉबस्टर, जेलीफिश, एसिडियंस एंड ऑस्मो कन्फर्मर। तो ये सारे जो भी हैं ये ऑस्मो कन्फर्मर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनकी पिक्चर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है ये है म्यूज़ल्स। तो म्यूज़ल एक ये हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर है। उसके बाद है लॉबस्टर। ये लॉबस्टर क्या है, ये भी हमारे पास एक ऑस्मो कन्फर्मर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है मैरीन क्रैब। मैरीन क्रैब क्या है, ये आप इस ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ये जो है ये भी ऑस्मो कन्फर्मर की कैटेगरी में आता है। तो इनकी पिक्चर्स आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यही हमें पढ़ना है कि जो मैरीन वाटर के एनिमल्स हैं और मैरीन और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हुए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर। फ्रेश वाटर हैबिटेट मतलब वो हैबिटेट जिसके अंदर ऐसा वाटर जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट्स नहीं हो, फ्रेश हो, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, मतलब प्योर वाटर, उसके अंदर सॉल्यूट्स बहुत ही कम होते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने ये कंडीशन आपको पहले से ही समझाई है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो इनका अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ आता है, मतलब पानी जो है बाहर से इनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो अब क्या है, इन्हें एक ख़तरा है इनकर्जन ऑफ वाटर। इनकर्जन मतलब बॉडी के अंदर आना, पानी का बॉडी के अंदर दाखिल होना। तो ये ऑस्मोटिक होता है, मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू जो पानी है वो इनकी बॉडी के अंदर अंदर आ जाता है, गिल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। तो ये गिल्स के, इनके अंदर जो है गिल्स होती हैं मछलियों के अंदर, और स्किन होती है कुछ और ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो उन स्किन से या गिल से ये ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू वाटर इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनके पास जो है वो साल्ट्स भी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो अब बाहर साल्ट्स कम हैं तो साल्ट भी इन्हें बचाने हैं। तो ये क्या करते हैं, द वाटर इनफ्लक्स एंड साल्ट रिमूवल आर बैलेंस फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। तो ये पानी को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट होता है, मतलब जो है वो जिसके अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे और वाटर ज़्यादा होगा। तो ऐसा यूरिन ये सीक्रेट करते हैं जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा, और वो जो है इस वजह से इनके पानी बॉडी के अंदर बाहर निकल पाता है। और अब ये यूरिन जो जा रहा है इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स भी चले जाते हैं। तो ये जो साल्ट्स इनकी बॉडी के बाहर जा रहे हैं ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट के अंदर इतने ज़्यादा साल्ट मौजूद नहीं है, तो इन्हें ये साल्ट वापसी लेने हैं। तो ये एक्टिवली क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड इनके पास सेल्स होते हैं, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करते हैं साल्ट को। जो भी साल्ट ये बाहर चला गया है, ये जो भी साल्ट यूरिन के साथ बाहर चले गए हैं, इन्हें ये एक्टिवली वापसी अंदर ले लेते हैं गिल्स के थ्रू, या फिर अपने गिल्स या स्किन के थ्रू ये वापसी अंदर ले लेते हैं बॉडी के अंदर, जिससे इनके साल्ट जो है वो बच जाते हैं। एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इनका किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। इनकी किडनी जो है बहुत ही जल्दी जल्दी जो है फिल्ट्रेशन करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा वाटर को रिमूव किया जा सकता है यूरिन के थ्रू। तो ये वाटर को रिमूव करते हैं यूरिन के थ्रू और साल्ट्स को फिर से एक्टिवली वापसी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इनके पास मैकेनिज़्म आ गया। आगे चलते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड लोकलाइज्ड सेल। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनकी गिल्स के अंदर या स्किन के अंदर। अब देखिए मैंने कहा था कि ये सॉल्यूट्स को, साल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर वापसी ले लेते हैं।
तो अब ये कहाँ से लेते हैं, ये स्किन के थ्रू या गिल्स के थ्रू लेते हैं। और स्पेशलाइज सेल होते हैं इन स्किन के अंदर या गिल्स के अंदर, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं। इन सेल का नाम है आयोनोसाइट्स। आयन जो है वो ये आयोनोसाइट्स आयन को ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए इनका नाम है आयोनोसाइट्स। और साइट हम सेल को कहते हैं। तो इसीलिए ये आयोनोसाइट सेल जो है इनकी स्किन के अंदर या गिल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ये सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम के आयन्स को बॉडी के अंदर जो है वो रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और साथ में साथ ये जो है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि अंदर बॉडी का pH जो है मेंटेन हो सके, एसिड बेस बैलेंस जो है ये मेंटेन हो सके। तो इनके पास क्या है, ये ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर को बाहर निकालता है बॉडी से। और ये साल्ट्स को अंदर लेने के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम आयोनोसाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम और क्लोरीन को ये आयोनोसाइट्स जो है रीएब्जॉर्ब करते हैं और H+ आयन्स को भी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे कि एसिड बेस का बैलेंस हो सके। तो ये हो गया फ्रेश वाटर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। इस तरह फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हम फ्रेश वाटर की देख सकते हैं, ये हमारे पास जो फ़िश है ये फ्रेश वाटर की फ़िश है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन। ये वाटर को अपटेक कर रही है, तो यहाँ पर फ़िश क्या कर रही है, वाटर को अपटेक कर रही है एंड सम आयंस इन द फूड के अंदर इनको जो है कुछ आयंस भी मिल रहे हैं। तो ये जो खाना खाती है आयंस उसी के थ्रू जो है इन्हें मिलते हैं। अब ये साल्ट जो है ये भी अपटेक करेगी, क्योंकि जो यूरिन जो यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, इस यूरिन के अंदर क्या क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब डाइल्यूट यूरिन है, पानी ज़्यादा है। और ये इसके अंदर कुछ साल्ट्स भी बॉडी से बाहर निकल गए हैं। तो इसी वजह से ये साल्ट्स को वापसी गिल्स के थ्रू अपटेक कर लेगी, किन सेल्स के थ्रू, आयोनोसाइट्स। तो आयोनोसाइट्स जो सेल होते हैं उनके थ्रू ये यहाँ से साल्ट को अपटेक कर रही है। और यहाँ पर ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू द गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये बॉडी जो पानी है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, गिल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। तो ये हमारे पास इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया, जो कि हमने पहले भी ऊपर स्टडी किया। ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर हैबिटेट। मैरीन मतलब जो समंदर का पानी है, जो खारा पानी है, उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स, आइए देखते हैं। मैरीन एनिमल्स आल्सो नीड टू रिटेन वाटर इन देयर बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। इनको भी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनकी बॉडी, हमारी इंसान की बॉडी के अंदर पानी की ज़रूरत होती है। हर ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत है उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो अब क्या हो रहा है, दे हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड दैन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इनके अंदर, बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है, क्योंकि कंसनट्रेशन का ताल्लुक जो है वो सॉल्यूट से होता है। अगर बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्यूट क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे कि अंदर के एनवायरनमेंट में सॉल्यूट कम है। और अंदर के एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, इसी वजह से हम हाइपरटोनिक कहेंगे। तो अंदर का एनवायरनमेंट इसके अंदर हाइपरटोनिक है, मतलब हाइपोटोनिक है, सॉल्यूट्स कम है। और बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, मतलब सॉल्यूट्स बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है, ज़्यादा हैं। तो ये हाइपो है, ये हाइपर है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी, यहाँ पर जो पानी है वो बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। हाइपो से हाइपर की तरफ पानी जाता है, तो यहाँ पर पानी जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर इन्हें पानी को लॉस करने का खतरा होता है, तो इनका पानी लूज़ हो जाता है, क्योंकि बाहर साल्ट्स ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर साल्ट ज़्यादा होंगे वहीं पर पानी की मूवमेंट होगी, और यहाँ पर पानी जो है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स कम है और बाहर सॉल्यूट ज़्यादा हैं, तो पानी ज़्यादा सॉल्यूट्स की तरफ जाता है। तो इस तरह से इनका पानी लूज़ होने का इन्हें खतरा है। दे डू नॉट गेन वाटर लाइक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर ये ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पानी खुद ब खुद बॉडी के अंदर आ रहा है। इसके अंदर क्या है, पानी खुद ब खुद बॉडी के अंदर बाहर जा रहा है, तो इनका पानी बाहर जाता है। और ड्यू टू देयर एक्सटर्नल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, इनका बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, इसीलिए पानी बाहर जा रहा है। सो दे इंटेंड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अब इन्हें पानी बॉडी के अंदर रखना है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही ये पानी पीते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अगर पानी पिएगा, तो बाहर का पानी क्या है, खारा है, बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। तो जैसे ही पानी अंदर आएगा तो अंदर साल्ट्स भी ज़्यादा आ जाएंगे, सॉल्यूट्स भी ज़्यादा आएंगे। तो जैसे ही साल्ट्स ज़्यादा आएंगे, इन्हें क्या है, साल्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी होगी। तो ये हार्डर साल्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इट डाइजेस्ट इट्स साल्ट्स देन फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर से ज़्यादा साल्ट को
डाइजेस्ट करने में रखते हैं। तो ये ज़्यादा साल्ट इनकी बॉडी के अंदर होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा खारा पानी पीते हैं। इन मैरीन टेलोस्ट क्या है, बोनी फिश को कहते हैं। तो ये बोनी फिश जो है, बोनी मतलब जिसके अंदर हड्डियाँ मौजूद हैं, तो ये फ़िश ऐसी फ़िश है जिसके अंदर हड्डियाँ मौजूद हैं। इस फ़िश के अंदर क्या होता है, द गिल्स, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। अब इसके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है, मतलब बॉडी फ्लूइड का बैलेंस जो है, ये 3 तरह से हो रहा है इस बोनी फिश के अंदर। एक इनकी गिल्स के थ्रू, एक किडनी के थ्रू और एक डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। तो ये तीनों चीज़ें जो है इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारे इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो गिल्स, किडनी और डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं बोनी फिश के अंदर। आगे आते हैं, दीज फिशेस कैन डाइजेस्ट मैरीन साल्ट्स एडेड टू ब्लड अलॉन्ग विद वाटर। एक्सेसिव साल्ट्स आर एक्सक्रेटेड रिमूव्ड बाय द स्पेशलाइज्ड रेक्टल ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन आर साल्ट ग्लैंड लोकेटेड इन द गिल्स। तो अब क्या है, बॉडी के अंदर ज़्यादा साल्ट आ चुके हैं इनके अंदर। तो इनके अंदर बॉडी के अंदर साल्ट हैं, तो ये क्या करेंगे, साल्ट को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ तो साल्ट ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा साल्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अब ये इन्हें साल्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को करने के लिए ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं रेक्टल ग्लैंड, जो कि इनके रेक्टम के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। वहाँ से ये इंटेस्टाइन के अंदर ये रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से ये साल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। या फिर इनकी गिल्स के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं साल्ट के, वहाँ से ये साल्ट को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से इनके साल्ट जो है वो बॉडी से बाहर जा रहे हैं। और वो कैसे जा रहे हैं, ग्लैंड्स के थ्रू जा रहे हैं। एक गिल्स के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं, एक इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद हैं। इनके थ्रू ये अपने साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और साल्ट जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ऐसे होता है इनका ऑस्मो रेगुलेशन। दिस फिशेज रीअब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को रीअब्जॉर्ब करते हैं। सम साल्ट्स एंड एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन विद एक्सेसिव साल्ट। अब क्या है, इनके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, इनके अंदर जो यूरिन होगा उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा साल्ट्स होंगे, मतलब बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। और पानी उसके अंदर बहुत ही कम होगा, क्योंकि इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये पानी को बचाएंगे। और इनके अंदर साल्ट जो है वो बहुत ही जो है वो इस यूरिन के अंदर साल्ट बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से जो यूरिन होगा उसके अंदर क्या होंगे, एक्सेसिव साल्ट्स होंगे। और इसके अंदर कुछ आयन्स होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, सोडियम क्लोरीन और कैल्शियम आयन। ये सारे आयन्स जो है उसके अंदर मौजूद होंगे, जो कि यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और ये जब इनकी फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, तब ये बहुत ज़्यादा पानी रीअब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंसान के अंदर भी होता है। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्ज़ॉर्ब करते हैं और साल्ट को यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस फिगर को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है मैरीन एनिमल्स की। यहाँ पर ये मैरीन एनिमल मौजूद है, जो कि फ़िश है हमारे पास। अब इस फ़िश के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रही है, जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये पानी को ज़्यादा पी रही है, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, ये ज़्यादा पानी पी रही है, जिसकी वजह से ये आयंस और साल्ट जो है बॉडी के अंदर आ रहे हैं, पानी भी आ रहा है। जब एक्सक्रीशन ये करती है, तो एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, ये जो है वो साल्ट को भी बॉडी से बाहर निकालती है। और गिल्स के थ्रू जो है वो साल्ट को और रेक्टम के अंदर जो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से साल्ट को बॉडी से बाहर निकालती है। और ये एक्सक्रीट करती है साल्ट को यूरिन के थ्रू। यूरिन के अंदर भी इनके साल्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका ऑस्मो रेगुलेशन होता है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि ज़मीन पर रहते हैं, जो पे लैंड पर रहते हैं। तो हम भी, इंसान भी लैंड पर रहते हैं, तो उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इनके अंदर क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव इन मॉडरेट टू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ये मॉडरेट और एक्सट्रीम दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। मॉडरेट का मतलब है जहाँ पर जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो मॉडरेट हैं। और एक्सट्रीम का मतलब है जहाँ पर हार्श कंडीशन है, जो टॉक्सिक कंडीशन है, ख़तरनाक कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सम आर इमेंसली एक्सपोज टू द सॉर्चिंग सन। सॉर्चिंग का मतलब है हमारे पास जलता हुआ सूरज। और इस जलते हुए सूरज से बहुत सारे जो एक्सपोज हैं
ऑर्गेनिजम्स इनको टेम्परेचर मिल रहा है, बार बार उन्हें जो है वो हीट लग रही है, जिसकी वजह से उनका वाटर एवापोरेट हो रहा है। फेस सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक इन डिजर्ट वाइल अदर लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट। तो ये जो है डिहाइड्रेशन का इन्हें खतरा होता है, बॉडी का पानी जो है बाहर निकलने का खतरा होता है, क्योंकि हीट जैसे ही पानी पर पड़ती है तो पानी एवापोरेट हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ये मॉडरेट के अंदर भी होता है, जैसे कि डिज़र्ट के अंदर भी होता है, हार्श कंडीशन के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। बट ऑल ऑफ देम नीड टू कंजर्व वाटर। इन सभी को जो है वो पानी को बचाना है, पानी को कंजर्व करना है, और बॉडी के अंदर कुछ जो सॉल्यूट्स हैं, साल्ट्स हैं, उन्हें भी बचा के रखना है। तो इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए इनके पास कुछ एडाप्टेशंस हैं। तो आइए देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन लूज़ वाटर बाय इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट जो है हमारी एक्सटर्नल कवरिंग को कहते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, इसे हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। एक्सक्रीशन एंड एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, देयरफॉर दे हैव इवॉल्व्ड मैनी एडाप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो इनकी जो ऊपर की स्किन है, और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन तीनों प्रोसेस से हमारा वाटर लूज़ होता है। क्योंकि इंटीग्यूमेंट से क्या होता है, एवापोरेशन हो जाती है। एक्सहेलेशन से भी हमारे बॉडी से वाटर वेपर्स जो है हवा के साथ बाहर निकलते हैं, और हमारी एक्सक्रीशन के अंदर जो यूरिन के साथ वाटर तो जाता ही है। तो वाटर का लूज़ हो रहा है तीनों तरह से। तो इस तरह से इन्हें कुछ एडाप्टेशंस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस पानी की जो ख़त्म हो रहा है पानी, इसको बचाने के लिए इनके पास कुछ एडाप्टेशंस होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। These adaptations are related to preventing removal of water from the skin or body covering, not losing much water by excretion, and maintaining osmotic balance of body fluids by metabolic activities within the body। तो इनके अंदर जो एडाप्टेशंस हैं वो स्किन से रिलेटेड हैं, क्योंकि स्किन से ज़्यादा पानी बाहर ना निकल पाए, और इनके पास जो है वो पानी को बचाने, एक्सक्रीशन से भी पानी को इनको बचाना है। तो ये भी एक्सक्रीशन के थ्रू भी ये वाटर को बचाते हैं, और साथ में साथ ये जो है इनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी ये एडजस्ट करते हैं, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ ना हो। तो इस तरह से इनके पास जो एडाप्टेशन है वो इन तीनों तरीक़ों से हैं। To prevent water loss from skin, they develop waterproof external covering as exoskeleton made up of keratin, chitin, or calcium carbonate found in various arthropod and other organisms। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं लैंड पर, उनके अंदर कुछ एक्सटर्नल कवरिंग्स होती हैं जो कि वाटर प्रूफ होती हैं, मतलब वहाँ से पानी बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि इंसान के अंदर क्या है, स्किन है, स्किन के अंदर कैरेटिन प्रोटीन मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी बाहर एवापोरेट नहीं हो सकता। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर काइटिन की लेयर्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। तो इनके पास एक्सटर्नल कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन होता है, या फिर कोई एक्सटर्नल स्किन होती है, जिसकी वजह से पानी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है। और ये आर्थ्रोपोड और दूसरे बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ लेयर जो है बाहर पाई जाती है। Animals produce excretory waste which requires smaller amount of water like uric acid, and conserve water through different reabsorption in the kidney and intestine। तो ये जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब ये तो बाहर के सिस्टम स्किन के अंदर ये एडाप्टेशन आ गई, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी कुछ एडाप्टेशन है, जैसे कि ये वो वाले मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो वाले प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, जैसे कि यूरिक एसिड है। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के अंदर कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो जिसके अंदर बहुत ही, जिसे एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, वो होता है यूरिक एसिड। अब इसे एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए कम पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए ये पानी को बचाने के लिए इस तरह का वो वाला मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ही कम पानी चाहिए जिसे। और ये किडनी के अंदर भी इनके पास ऐसी एडाप्टेशन है कि ये किडनी जो है ये बहुत ज़्यादा पानी को वापसी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और इंटेस्टाइन के अंदर भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है, जिससे पानी बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है। तो इस तरह से इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ऐसी एडाप्टेशंस हैं जिससे वो पानी बचा रहे हैं। अब कुछ एनिमल्स का यहाँ पर जिक्र है, जैसे कि कैमल और कैंगरू रेट। ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे दिनों तक भी विदाउट वाटर, पानी पिए बगैर भी रह सकते हैं। ये 15 से 20 दिन तक भी पानी पिए बगैर रह सकते हैं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे रहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ
इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल वाटर, जब माहौल से इन्हें पानी नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर का यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक वाटर क्या है, एक ऐसा वाटर जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये ब्रेक डाउन करते हैं फेट को, फेट के ब्रेक डाउन से, उनकी ऑक्सीडेशन से, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन से, इनके रिएक्शन से क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो फेट की ऑक्सीडेशन जब की जाती है तो उसके अंदर वाटर जो है वो रिमूव होता है और ये वाटर जो है एक प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोसेस में से। इस वाटर को ये एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। तो इनके पास फेट तो वैसे भी स्टोर होता है, इस फेट को ये तोड़ते जाते हैं, उससे पानी निकालते जाते हैं और वहाँ वही पानी जो है इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पानी नहीं पीते, इन्वायरमेंटल वाटर को यूज़ नहीं करते, ये अपना मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली लेक्चर लंबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।